प्रिय दर्शकों, मैं प्रत्युष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं वाच्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे और कभी भी कोई भी दुविधा उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर कि मैंने वाच्य लिखा है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या बोलने का विषय। तो हम लोग शब्द से तो समझ गए कि वाच्य है क्या, लेकिन अब उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम उसके परिभाषा से लेते हैं। यहां पर परिभाषा मैंने लिखा है, क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही हम लोग वाच्य कहते हैं। तो हम लोगों ने परिभाषा के माध्यम से समझ गया, और दूसरे तरीके से भी अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वाच्य, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और तीसरा है भाव वाच्य। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वाच्य को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। कर्तरी वाच्य, यहां पर देखेंगे कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला कर्तरी वाच्य। यह जो नाम है कर्तरी अर्थात कर्ता, कहीं ना कहीं जो ये वाक्य बनाएगा उसमें कर्ता क्या होगा? प्रधान होगा, कर्ता प्रधान होगा। इससे स्पष्ट होता है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होगा, अब प्रधान कैसे होगा? जब कर्ता का प्रभाव क्रिया पर प्रत्यक्ष होगा, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार होगा, तब कर्ता की प्रधानता स्पष्ट होगी। तो यहां पर देखेंगे कि कर्तरी वाच्य में जो वाक्य बनता है उसमें कर्ता प्रधान होता है। पहली बात स्पष्ट हो गया। दूसरी बात हम समझेंगे कि कर्तरी वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के क्रिया आते हैं। अब बात थोड़ा सा अब यह आ रहा होगा कि सकर्मक और अकर्मक क्या है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे देते हैं हम लोग। क्रिया, यहां पर देखेंगे कि सकर्मक लिखा हुआ है और यहां क्रिया का रूप है अकर्मक। सकर्मक, स का अर्थ होता है साथ, यह क्या है? उपसर्ग है। स का अर्थ होता है साथ और अ का अर्थ होता है नहीं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म साथ होगा तो वो सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म साथ नहीं होगा उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम एक बाघ को मारता है, राम एक बाघ को मारता है। यहां पर आप देखेंगे कि राम एक बाघ को मारता है में राम करता है, क्योंकि राम ही क्रिया को करने का काम करता है, क्रिया का संपादन राम के द्वारा किया जा रहा है। तो राम करता है और मारता है क्रिया है। और बाघ, आप देखेंगे कि राम जो कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बाघ पर पड़ रहा है, अर्थात बाघ को मरना पड़ रहा है। तो यह क्या कहलाया?
कर्म कहलाया। अर्थात इस वाक्य में जो क्रिया है उसका कर्म बाघ है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया के साथ उसका कर्म है। ठीक, ये समझ गए? बहुत स्पष्ट तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल भी रटना छोड़ दीजिए। जो शिक्षक रटने पर जोर दे वो शिक्षक अच्छे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि का विकास समझने से होता है। तो यहां समझेंगे कि राम इस वाक्य में कार्य करने का काम कर रहा है, क्रिया करता है, और उसका प्रभाव बाघ पर पड़ता है। तो बाघ क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया का कर्म यहां मौजूद है इस वाक्य में। तो हम समझ गए। और राम को आप देखेंगे कि राम क्या है? एक वचन है, पुल्लिंग है। यहां क्रिया को भी देखिए, एक वचन है, पुल्लिंग है। अर्थात राम जो है कर्ता, वो क्या कर रहा है? क्रिया को कमांड कर रहा है। अर्थात क्रिया राम के अनुसार है, इसलिए इस वाक्य को हम कर्तरी वाच्य भी कह सकते हैं। जो ये वाच्य का प्रयोग किया गया है इसमें, वो कर्तरी वाच्य का किया गया है, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। हम लोग पहले से जानते हैं कि कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। और दूसरी बात हम लोगों ने जाना कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग कर्तरी वाच्य में किया जाता है। हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मेरी माँ खाना बनाती है, वह बच्चों को पीटता है, मैं मिठाइयां बांटता हूं। ये सारे वाक्यों में आप देखेंगे इस प्रकार से कि कर्ता क्या है? क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से करता है, और उसका प्रभाव कोई अन्य शब्द पे पड़ता है तो वो उसका कर्म होता है। तो यहाँ क्रिया का कर्म बाघ है, बाघ को मरना पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे देखेंगे अकर्मक, जैसे सीता मुझ पर हंसती है। यहां पर देखेंगे सीता मुझ पर हंसती है, तो यहां देखेंगे सीता कहीं ना कहीं कोई कार्य को कर रही है, मतलब ये करता है, वो हंसने का काम कर रही है, लेकिन इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वाक्य को पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो यहाँ पर करता है सीता, इसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका प्रभाव कोई अन्य पर नहीं पड़ रहा है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखेंगे हंसती है, तो मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर देखेंगे कि यह एक अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने यहां पर मैं इसलिए थोड़े से मैं सकर्मक और अकर्मक को बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपको यह जानकारी दे दिया, लेकिन मैंने मुख्य जानकारी दिया है आपको कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। दोनों वाक्य से आप समझ रहे होंगे कि इसमें देखे रहे होंगे कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव कोई अन्य पर पड़ता है, लेकिन सीता जो कार्य करती है उसका कोई दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे, अगर आप और स्पष्ट होना चाहते हैं तो एक चीज और देख लीजिए, जब क्रिया से क्या से प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब कर्ता न होकर कोई अन्य शब्द होता है तो वो कर्म होता है, उस वाक्य में क्रिया का कर्म होता है। लेकिन जिस वाक्य में हम क्रिया से क्या से प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब कर्ता ही होता है या उसका कोई जवाब नहीं होता है, तो वहां पर वो अकर्मक क्रिया होता है। तो आप देखिए यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि क्या मारता है, तो यहां पर स्पष्ट रूप से जवाब मिलता है बाघ मारता है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। मैंने आपको दोनों चीज बतलाया। पहला तो मैं बेसिक स्तर का, एकदम प्राथमिक स्तर का मैंने आपको बतलाया कि किसी भी वाक्य में कोई कर्ता कोई कार्य को करता है, उसका प्रभाव कोई अन्य शब्द पर पड़ जाता है तो वो कर्म होता है। लेकिन किसी वाक्य में अगर कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है और उसका प्रभाव कोई अन्य पर न पड़े,
या पता न चले या खुद कर्ता पर ही आ जाए तो वो अकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ हम जब क्या से प्रश्न पूछते हैं क्या हंसती है, तो अगर जवाब देने का प्रयास करेंगे तो सीता हंसती है, मतलब इसका जवाब क्या है, इसका संबंध कर्ता से बन रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। और इसका जो संबंध है वो अन्य शब्द से बन रहा है, बाघ से बन रहा है, अर्थात ये सकर्मक और ये अकर्मक। इसमें कर्म है, क्रिया का कर्म है, इसमें क्रिया का कर्म नहीं है। अब आप ये समझ गए, तो आप यह जान गए कि कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, दूसरा इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आती है, ठीक है। अब देखेंगे कर्तरी वाच्य में कर्ता कैसे प्रधान होता है, एक बार फिर से जैसे देखेंगे, राम यहां पर आप देखेंगे मैंने लिखा है मेरी माँ खाना बनाती है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे मेरी माँ, ये कौन है, कर्ता है। इस वाक्य में कर्ता है, मतलब इस वाक्य में क्रिया करने वाला है ये, अर्थात क्रिया को संपादित माँ के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात मेरी माँ क्या है, कर्ता है, ठीक है। और बनाती है क्या है, क्रिया है, और खाना क्या है, कर्म। अब सबसे पहला बात है समझने का कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वाक्य कर्तरी वाच्य है। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ कि मेरी माँ खाना बनाती है में मेरी माँ कर्ता है, खाना कर्म है और बनाती है क्रिया है। तो देखेंगे कि मेरी माँ एक स्त्री है, अर्थात ये स्त्रीलिंग है, और एक वचन है, अर्थात एक माँ की बात हो रही है, एक वचन है। तो यहां पर आप देखेंगे बनाती जो क्रिया है ये भी क्या है, एक वचन है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है, अर्थात कर्ता का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव क्रिया पर है। इसका अर्थ यही है कि यह कर्तरी वाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्ता प्रधान है, इसलिए क्रिया भी कर्ता के अनुसार हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे अगला, और भी देख सकते हैं, जैसे हम यहां पर देखेंगे वह मुझे सताता है, तो वह देखेंगे यह एक सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम होने के बावजूद भी हम इसका लिंग निर्णय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब यह क्रिया पर निर्भर करता है कि यह सर्वनाम वो कोई स्त्री है या कोई पुरुष है। तो यहां देखेंगे सताता है, सताता क्या है, एक वचन है, और दूसरा वह पुल्लिंग है। सताता क्या है, एक वचन और पुल्लिंग है, अर्थात वह क्या है, कोई पुरुष के लिए यूज हो रहा है, यह कोई पुरुष के लिए यूज हो रहा है, प्रयोग में आ रहा है। तो यहां देखेंगे वह का संबंध क्या है, सताना से है, सताता है, मतलब वह करता है, यह एक करता है, और सताना क्रिया है। अब यहां देखेंगे सताने, जब वह कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, मुझे, अर्थात मुझ पर पड़ता है, यह क्या है, कर्म है।
मतलब कहने का मतलब है कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका प्रभाव अन्य पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें अभी कर्म को नहीं देखना है, यहाँ पर हमें यह देखना है कि कर्ता की प्रधानता हो रही है कि नहीं। और कर्ता की प्रधानता बतलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिया को देखना है कि कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है कि नहीं, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया है कि नहीं है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया है, यहां पर देखेंगे कर्ता वह पुल्लिंग है, एक वचन है, तो सताता है पुल्लिंग है और एक वचन है, अर्थात यह एक कर्तरी वाच्य है। ठीक, अब अगला हम देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह मुझे सताती है, वह मुझे सताती है। तो यहां पर देखेंगे कि वह एक सर्वनाम है और सताती है। यहां पर देखेंगे वह मुझे सताता है, वह मुझे सताती है। तो यहां पर हमने कैसे समझा था कि यह पुल्लिंग है, वैसे ही यहां भी हम लोग समझेंगे कि यह सर्वनाम कौन से लिंग में है। तो एक क्रिया को देखेंगे तो क्रिया एक वचन में है और स्त्रीलिंग है, तो यह अवश्य ये भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है और ये कर्ता भी है, यह कर्ता भी है, अर्थात यह स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि क्रिया से पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है, अर्थात कोई स्त्री संज्ञा के लिए यह प्रयोग हुआ है। और सताती है कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया है, अर्थात यह कर्तरी वाच्य है। क्यों? क्योंकि जब कर्ता के अनुसार क्रिया होता है तो वह कर्तरी वाच्य होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। अब मुझे लगता है कि कर्तरी वाच्य आप समझ गए हैं। अब हम यहां पर हम लोग देख रहे हैं कर्मवाच्य, दूसरा जो वाच्य है वो कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले बोला कि कर्तरी वाच्य में जब कर्ता प्रधान हो सकता है तो कर्मवाच्य में क्या हो सकता है, कर्म प्रधान हो सकता है। अर्थात कर्म प्रधान होने का अर्थ है कि कर्म के द्वारा या कर्म के अनुसार ही क्रिया उस वाक्य में होगा। जैसे आप देखिए यहां पर मैंने 3 वाक्य लिखा है। पहला है एक बाघ राम द्वारा मारा गया, तो यहां पर देखेंगे एक बाघ, यह कर्ता नहीं है क्योंकि बाघ कोई कार्य नहीं कर रहा है। यहां पर आप वाक्य के भाव को समझेंगे तो एक बाघ में, एक बाघ इस वाक्य में कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो राम कर रहा है। राम क्या है, कर्ता है, और क्रिया मारा गया है, ठीक है। और एक बाघ ये कर्म है, अर्थात इसको मरना पड़ रहा है। तो यहां पर देखेंगे कि राम के अनुसार इसमें क्रिया नहीं है, एक बाघ के अनुसार वहां पे क्रिया किया गया है, अर्थात एक बाघ मारा गया। तो यहां पर देखेंगे यह क्या है, कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि क्रिया पर प्रभाव राम का ना होकर बाघ का है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। इसको और समझते हैं दूसरे उदाहरण से। यहां पर देखेंगे वे लोग, वे लोग क्या है, कर्ता है। ये क्या है, कर्ता है। कर्ता कार्य को कर रहा है, कर्ता क्या करता है, कार्य को करता है। तो मारा गया क्रिया है। लेकिन आप यहां देखेंगे वे लोग जो कर्ता है वह एक वचन में नहीं है, वह वे लोग बहुवचन में है। और यहां देखेंगे क्रिया को, क्रिया क्या है, एक वचन में है, क्रिया क्या है, एक वचन में है। और कर्ता क्या है, बहुवचन। तो यहां पर स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक बाघ क्या है, एक वचन है। तो यहां समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब आप कर्तरी वाच्य को देखे थे तो वहां देखे थे कि कर्ता के अनुसार क्रिया था, लेकिन आप इस वाक्य में देखेंगे कि वे लोग
द्वारा एक बाघ मारा गया है में वे लोग तो करता है, लेकिन ये बहुवचन में है और क्रिया एक वचन में है। कैसे? यही समझने वाली बात है कि इस क्रिया पर कर्ता का प्रभाव नहीं है। अगर इस क्रिया को देखिए तो इस पर कर्म का प्रभाव है। यहां देखिए, एक बाघ को मरना पड़ रहा है, मतलब एक वचन में है एक बाघ, और यहाँ क्रिया को देखिए, मारा गया एक वचन में है, अर्थात कर्म है। ये क्या है? कर्म है, और कर्म का प्रभाव यहां पड़ रहा है मारा गया पर, अर्थात एक बाघ के लिए मारा गया आया है, अर्थात इसके अनुसार ये क्रिया है मारा गया, क्योंकि ये भी एक वचन और ये भी एक वचन, अर्थात यह कर्मवाच्य है। एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ रहे हैं कि वे लोग बहुवचन है लेकिन क्रिया एक वचन है, और यहाँ कर्म एक वचन है तो मारा गया भी एक वचन है, अर्थात कर्म की प्रधानता है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। नीचे भी है, यहां देखेंगे लड़कों क्या है? कर्ता है। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, तो स्कूल साफ करने का काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे लड़का भी क्या है? बहुवचन है, यह बहुवचन है। लेकिन यहां देखेंगे साफ किया गया, यह क्रिया है और यह एक वचन में है, यह क्रिया है लेकिन एक वचन में है। तो आप देखिए, और यहाँ पे स्कूल है, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पर लड़का बहुवचन और क्रिया एक वचन। यहीं पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कर्ता की इसमें कोई प्रधानता नहीं, क्योंकि क्रिया पर प्रभाव कर्ता का नहीं पड़ रहा है। किसका पड़ रहा है? स्कूल का पड़ रहा है, स्कूल का पड़ रहा है। मतलब स्कूल का प्रभाव, स्कूल एक वचन है, एक वचन है, तो यहां देखिए किया गया भी एक वचन है, अर्थात कर्म के अनुसार से क्रिया हो रही है, अर्थात स्कूल एक वचन है और ये भी एक वचन है, मतलब स्कूल का कहीं ना कहीं क्रिया पर प्रभाव है, इस वजह से यह कर्मवाच्य है। समझ गए? अब हम और भी देख सकते हैं, और भी उदाहरण हम लेकर देख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि पहला वाक्य है बच्चों द्वारा एक पौधा लगाया गया। तो बच्चों, यह क्या है? बहुवचन, बहुवचन करता है, ठीक है, बहुवचन करता है। तो और यह क्या है? पुल्लिंग भी है, पुल्लिंग भी है, अर्थात हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि बहुवचन करता है, कर्ता किस में है? बहुवचन में है, और लगाया गया जो क्रिया है यह एक क्रिया है और यह एक वचन में है, एक वचन में है, और एक पौधा है, यह भी क्या है? एक वचन में है। इससे स्पष्ट होता है कि जो कर्ता है, जो यह करता है, इसका प्रभाव क्रिया पे नहीं है। अगर इसका प्रभाव होता तो बच्चों के लिए यहाँ पर बहुवचन में क्रिया होती, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में नहीं है। यहाँ होते, अगर बहुवचन में होता तो ये लगाए गए होते, लेकिन लगाया गया नहीं होता, अर्थात लगाया गया पौधा के अनुसार हुआ है, इसलिए एक पौधा है एक वचन में, तो ये भी एक वचन में, मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार क्रिया है, इसलिए ये कर्म प्रधान वाक्य है। अब यहां पर देखेंगे लड़कियों, लड़कियों अर्थात यह बहुवचन है, कर्ता बहुवचन में है, और बनाया गया, अर्थात अगर लड़कियों अगर इसके अनुसार होता तो यहां पर बनाए गए होते, लेकिन यहां पर बनाया गया, अर्थात खाना एक वचन में है और बनाया गया यह भी एक वचन में। इससे स्पष्ट होता है कि लड़कियों का प्रभाव खाना बनाना पर नहीं है, क्रिया पर नहीं है। अगर क्रिया का प्रभाव किसी का है तो खाना का है, इसलिए यह क्या है? कर्मवाच्य है। अब हम लोग इसके और भी
वाक्यों को देखेंगे जहां पर कर्ता नहीं आता है, ऐसे वाक्यों को भी हम उल्लेखित या परिभाषित करने का काम कर्मवाच्य में करते हैं, जिसका मैं उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यहाँ पर देखेंगे मैंने कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल को बतलाया कि कहाँ कहाँ हमें कर्मवाच्य का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जहां कर्ता अज्ञात हो, अज्ञात का मतलब गुमनाम हो, बतलाना ना हो, पता ना हो। जैसे पत्र भेजा गया, इसमें क्या है, कर्ता कहीं नहीं है, बस पत्र भेजा गया, मतलब कर्म की प्रधानता को दिखलाया गया है, पत्र और भेजा गया। पौधे लगाए गए, इस तरह के जब वाक्य आएंगे तो वह कर्मवाच्य का होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कर्ता नहीं है, सिर्फ कर्म की प्रधानता है। यहां पर देखेंगे कांच का गिलास टूट गया, तो यहां पर देखेंगे यहां भी कर्ता का पता नहीं है यहां, क्योंकि जब आपके बिना चाहे को क्रिया की जाए, आपके बिना चाहे कोई क्रिया अचानक हो जाए, जैसे खिड़की का शीशा टूट गया, तो यहां पर कैसे टूटा कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अनजाने में हुई, कांच का गिलास टूट गया। हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ वाक्यों को कर्मवाच्य में कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया का होना आवश्यक हो रहा है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता हो रही है। यहाँ पर देखेंगे चोरों का पता लगाया जा रहा है, जहां कर्ता को प्रकट न करना हो कि चोर को कौन पकड़ेगा, तो चोरों का पता लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्योंकि चोर यहाँ कर्ता नहीं है, मतलब कर्म की प्रधानता है। सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, रुपये खर्च किए जा रहे हैं, अर्थात यहाँ कर्ता स्पष्ट नहीं है कि रुपया कौन खर्चा करता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कर्ता नहीं है, सिर्फ क्रिया है और खर्च किए जा रहे हैं। यह क्रिया है और यह कर्म है, अर्थात यह रुपये के हिसाब से किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुवचन में है क्रिया, और रुपया भी क्या है, बहुवचन में है। रुपया भी बहुवचन में है, खर्च किए जा रहे हैं भी बहुवचन में, अर्थात यहाँ कर्म की प्रधानता है। यहाँ कर्ता है भी नहीं, लेकिन यह वाक्य है और इसमें किसी की प्रधानता है तो वो कर्म की प्रधानता है, इसकी प्रधानता है। यह बहुवचन, यह भी बहुवचन, अर्थात यह कर्मवाच्य है। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि अब आप कर्मवाच्य भी सीख गए। मुझे नहीं अब ऐसा लगता है कि आप कभी अब भूलेंगे कर्मवाच्य होता क्या है। यहां पर देखेंगे भाववाच्य है, अर्थात इसमें भाव की प्रधानता होगी, जो क्रिया होगी उसके भाव की प्रधानता होगी। यहां पर देखेंगे इसका प्रयोग प्राय असमर्थता या विवशता। असमर्थता का अर्थ है किसी कारण से वो चीज नहीं कर पाना या मजबूरी होना, प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है, अर्थात उस वाक्य में नहीं जोड़कर हम भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं, विवशता को प्रदर्शित कर सकते हैं, असमर्थता को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, मेरी माँ से चला नहीं जाता है। तो यहाँ देखेंगे मेरी माँ, सबसे पहले तो ये कर्ता है, दूसरा यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, और चौथा यह एक वचन शब्द है। और यहां देखेंगे जाता, जाता क्या है, एक वचन है और यह पुल्लिंग है। अब यहां देखेंगे चला, तो इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है मेरी मां से चला नहीं जाता, अर्थात यहाँ चला जो क्रिया का भाव है वह यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है कि यह भाव प्रधान है इस वाक्य में, इसलिए यह क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो इस वाक्य में देखेंगे कि मेरी माँ जो करता है इसके अनुसार से क्रिया यहाँ नहीं है, यहाँ जो क्रिया है वह चला, अर्थात क्रिया से प्रभावित है, अर्थात यह क्रिया के भाव
क्रिया भाव के अनुसार है, यह एक वचन, यह भी एक वचन, यह भी पुल्लिंग, यह भी पुल्लिंग, अर्थात इसका संबंध इससे है। इसलिए यहाँ पर क्रिया के भाव की प्रधानता हो रही है, क्योंकि उसका अन्य क्रिया पे क्या हो रहा है, प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, अर्थात यह प्रधान भाव है इसमें, इसलिए यह भाववाच्य कहलाया। यहाँ नीचे देखेंगे, चलो ऊपर सोया जाए। इस वाक्य को देखेंगे तो सोया जो क्रिया का भाव प्रदर्शित करता है, अर्थात इस पूरे वाक्य में यह प्रधान रूप से यह उपस्थित है और इसका प्रभाव अन्य शब्द अर्थात क्रिया पे पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है और यह एक वचन है। और यहां पर देखेंगे सोया जा रहा था क्रिया है सबसे पहले, और यह एक वचन है और यह पुल्लिंग है। और यहां पर सोया भी देखेंगे एक वचन में है और यह पुल्लिंग है। अर्थात इस वाक्य में जब हम देखते हैं कि जो कर्ता है इस वाक्य का स्त्रीलिंग और एक वचन में है, लेकिन उसके अनुसार क्रिया नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह कर्तरी वाच्य नहीं है। और दूसरा देखेंगे कि इसमें सोया जो क्रिया का भाव है वो प्रधान है। क्यों? क्योंकि सोया एक वचन में है और पुल्लिंग है, और यहाँ पर देखेंगे क्रिया जो सहायक क्रिया है वो भी क्या है, जा रहा है, मुख्य क्रिया है, यहाँ पर देखेंगे वो भी क्या है, एक वचन में है और पुल्लिंग है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, इसलिए यह भाववाच्य है। एक अन्य नीचे भी है, यह क्या है, बहुवचन है, यह बहुवचन है और यह कर्ता भी है, यह क्या है, कर्ता भी है, यह बहुवचन भी है, कर्ता भी है। यहाँ जा रहा था, यह क्या है, एक वचन में है और यहाँ पर पढ़ा भी एक वचन में है। अर्थात इस वाक्य से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो क्रिया का भाव है वह प्रधान है, क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से है, इसलिए यह क्या है, भाववाच्य है, क्योंकि इस वाक्य में भाव की प्रधानता है। पढ़ा एक क्रिया का भाव है जिसकी प्रधानता यहाँ पे दिख रही है प्रत्यक्ष रूप से, इसका प्रमाण मैंने आपको अभी दिखाया। तो प्रिय दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने वाच्य को सीखा। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी दुविधा होगी इसमें। फिर भी अगर किसी कारणवश अगर आपको कोई दुविधा होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने दुविधा के बारे में बताइए, मैं प्रयास करूंगा कि वो दूर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।